हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अक्षर बुधौलिया। हम लोग अभी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे लेंस के बारे में, मिरर के बारे में। लाइट चैप्टर जो है 10th क्लास का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो हमारी होने वाली है स्फेरिकल मिरर्स पर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये एक स्फेयर समान मिरर होता है, स्फेयर के जैसा। जैसे आपने अपने घर पे स्पून देखी हो ना, चम्मच कहते हैं इसको। स्पून क्या होता है? आगे से अगर आप उसको देखें, उसके दो सरफेस होते हैं। एक तो कर्व्ड सरफेस होता है अंदर की साइड, एक होता है बाहर की साइड। तो अंदर का जो कर्व्ड सरफेस है वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम उसको पढ़ेंगे। और जो हमारा बाहर का जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ। तो हम समझ लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। उसके पहले देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स कैसे काम करते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्फेयर जो है उसको अगर हम पॉलिश कर दें और बहुत स्मूथ पॉलिश कर दें तो वो एक मिरर के जैसा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। इसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। स्फेरिकल मिरर देखने में ऐसे होते हैं। मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है। ये एक स्फेयर है, इसके मैंने दो पार्ट करे। एक पार्ट में यहां से करूं और एक पार्ट में यहां से करूं, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स में क्या करूं, इसको अंदर साइड में पॉलिश कर दूं। ये मान लीजिए ये पॉलिश है, स्मूथ कर दूं अंदर साइड। यहां पर स्मूथ है, ये मतलब यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसमें मैं बाहर साइड स्मूथ कर दूं। ये जो सरफेस आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर मुझे दो तरीके के मिरर मिलेंगे, स्फेयर शेप के ही हैं, दोनों कर्व्ड हैं। एक अंदर की साइड कर्व्ड है, एक बाहर की साइड कर्व्ड है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? दो तरीके के स्फेयर मिलेंगे। पहला स्फेयर जो होगा वो ऐसा इस तरीके का होगा कुछ, जिसमें अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहाँ पर रफ सरफेस होगा। मतलब कि ये इस साइड से इस तरफ से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और एक जो सरफेस मिलेगा हमें वो इस तरीके का सरफेस मिलेगा, जो इस साइड से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसकी स्मूथ सरफेस है बाहर की साइड, और अंदर की साइड ये रफ होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। जैसे हम अगर इनको डिवाइड करें, स्फेरिकल मिरर्स, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो केव जैसा होता है, देखिए ऐसा, ये केव जैसा जो है ना, केव गुफा जैसा, गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये लाइट अगर केव के अंदर जाएगी, ऐसी लाइट आएगी अगर, तो ये जो मिरर है इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और ये जो मिरर है इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इसको यहाँ से रफ कर दें और ये साइड इसकी स्मूथ कर दें तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। इस पर जब लाइट आएगी तो ये मिरर को कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर क्या करता है? ये लाइट को कन्वर्ज करता है। ये लाइट को फैलाता नहीं है, ये लाइट को सिकोड़ता है, एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कुछ कुछ किताबों में इसको कन्वर्जिंग मिरर भी लिखा जाएगा, तो कंफ्यूज ना हो। और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये डाइवर्ज करता है, यहाँ से लाइट आएगी तो ये डाइवर्ज कर देगा, यहाँ पर डाइवर्ज कर देगा। तो इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, अंदर की साइड इसमें स्मूथ सरफेस होती है, बाहर की साइड इसमें रफ सरफेस होती है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये लाइट को कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें अंदर की साइड रफ सरफेस होती है, बाहर की साइड स्मूथ सरफेस होती है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इस पर ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक स्फेयर, हम अभी बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर, ठीक है। याद रखिए मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कॉनकेव मिरर क्या है? ये एक मिरर है, स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर है, जिसके बाहर साइड पे, सॉरी अंदर साइड पे हमने स्मूथ सरफेस किया हुआ है और बाहर साइड पे रफ सरफेस है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा ही है, रफ सरफेस है।
ये पूरा रफ सरफेस है, अंदर की साइड स्मूथ सरफेस है। ये वाली साइड जो है वो पूरी स्मूथ है। अब अगर इसके हम पार्ट करें, इसको हम काट दें यहाँ से, ये काट दें, तो ये वाला हिस्सा जो हमारा बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा हमारा कॉनकेव मिरर बन जाएगा। इसमें अंदर की साइड स्मूथ सरफेस है, बाहर की साइड रफ सरफेस है, तो ये क्या हो गया हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं। इस स्फीयर का एक सेंटर होना चाहिए। इस स्फीयर का सेंटर मान लीजिए कि ये स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, इस स्फीयर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसके सरकमफ्रेंस तक की, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रेडियस है उस स्फीयर की जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है। रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है इसको हम सेंटर बोलते हैं, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब जो कर्व सरफेस है या कर्व्ड स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस और उस स्फीयर का सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस कर्व्ड सरफेस का रेडियस है और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर उस कर्व्ड सरफेस का सेंटर है। ठीक है, ये मिरर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मिरर जिस ग्लास से, जिस स्फीयर से बना हुआ होगा उसके ये दोनों पार्ट होते हैं। यहाँ पर जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और सरकमफ्रेंस मीट करते हैं, इसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है जिसको हम फोकस कहते हैं। दोनों ही केस में होता है फोकस, कॉनकेव मिरर में भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। दोनों की पोजीशंस चेंज होती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। देख लेते हैं हम कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉनकेव मिरर में देखा आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर का सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर का रेडियस है, पोल जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और सरकमफ्रेंस मिल रहे हैं, और फोकस इन दोनों के जस्ट बीच में होता है। इन दोनों की डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो फोकस से पोल की दूरी होगी 1 मीटर। और इस लेंथ को, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, ये जो फोकस से लेके पोल तक की दूरी है, इस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ एक फोकस से लेके पोल तक की दूरी जो होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ हमारे बहुत काम में आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जब हम उसको मिरर फॉर्मूला बनाएंगे उस टाइम पे फोकल लेंथ बहुत काम में आने वाला है। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा कॉनकेव मिरर का, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं। सेम वही चीजें होंगी लेकिन अलग तरीके से। ये मान लीजिए एक स्फीयर है और इसमें हमने अंदर की साइड रफ सरफेस रखा हुआ है। अंदर की साइड रफ सरफेस है और बाहर की साइड जो है वो पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब कि बाहर की साइड ये स्मूथ है, ये पॉलिश्ड सरफेस है बाहर की साइड से। बाहर का एरिया पूरा पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ एरिया है, और अंदर का एरिया रफ है। इसको अगर हम पार्ट करें, इसको बीच में से काट दें, मान लीजिए ये मैंने काट दिया, इसको इतना काट दिया, तो इसमें भी वही पॉइंट बनने वाले हैं। यहाँ पर एक सेंटर होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक की दूरी, ये पोल है, इसकी दूरी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ इन दोनों के जस्ट बीच में एक फोकस होगा और फोकस से लेके पोल तक की दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, सेम ही होता है दोनों में, टेक्निकल टर्म्स दोनों के सेम है। दोनों के लिए वही एक स्फीयर होगा जिसका एक सेंटर लेंगे हम, जहां से सेंटर से पोल तक की दूरी को हम रेडियस मानेंगे, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एक बीच में फोकस होगा, फोकस से पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। दोनों के लिए सेम टेक्निकल टर्म है। इतने ही टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखने हैं, यही एग्जाम के बेस पे, एग्जाम बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? जिसका बाहर का साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है अंदर की साइड। ये देखिए,
इस तरीके के लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस केव जैसा दिखता है और बाहर इस साइड पे ये होता है रफ और अंदर की साइड ये होता है स्मूथ। इसके हमने टेक्निकल टर्म्स देख लिए हैं, इस पे और देख लेते हैं लेंस अकेला लेके। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फोकस। ये जो लाइन है, जिस लाइन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों चीजें रखी हुई होती हैं और ये लेंस की एक्सिस से गुजरता है, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है या वो एक्सिस होती है जो लेंस के बीच में से निकलती है, मिरर के बीच में से निकलती है और जिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों चीजें लाई करती है, मतलब तीनों चीजें उस पर ही रहती हैं। उस ऐसी लाइन को, ऐसी एक लाइन को, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर एक लाइन खींच जाए तो उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं फिजिक्स में, ऑप्टिक्स के। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई लाइन, कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, लेंस से या मिरर से बहुत दूर से आ रही है, तो वो इन्फिनिटी से जो लाइंस आती हैं वो पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है? लाइंस कमिंग फ्रॉम infinity are parallel to principal axis। जो लाइन है इन्फिनिटी से आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। दूसरा रूल क्या है? ये है कि जो भी लाइन है पैरेलल आती हैं, जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकलेगी। ठीक है, लाइंस, पैरेलल लाइंस goes from focus after reflection। लाइंस, पैरेलल लाइंस गोज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकलेंगी। और तीसरा लॉ क्या है कि जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी वापस। line coming from C traces back its own path। जो भी लाइट रे सी से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी। मतलब कि ट्रेसेस बैक इट्स पाथ, अपना पाथ ही ट्रेस करेगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। इसको हम अच्छे से विजुअलाइज करके देख लेते हैं। देखिए, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 लॉ याद रखने की जरूरत है। चौथा लॉ भी है। चौथा लॉ ये है कि अगर कोई लाइट रे, जैसे दूसरा लॉ क्या था कि लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकल जाएगी। चौथा लॉ यही है कि अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, वाइस वर्सा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक आपके पास कॉनकेव मिरर है जिसकी यहाँ पर रफ सरफेस है और अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इस एक्सिस को मैं प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूँ, मिरर के सेंटर से पास होती है। इस पॉइंट को पोल कहते हैं, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस स्फीयर का सेंटर। ये अगर हम इसको टोटल कंप्लीट स्फीयर बनाएं तो यहाँ पर कहीं पर इसका एक सेंटर आएगा। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मान लेते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे बहुत दूर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे लाइट रेज आ रही हैं, तो वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ऐसी पैरेलल आएगी ना।
क्योंकि अगर इन्फिनिटी से आती है तो पैरेलल आती है। मान लीजिए 4 लाइट रे मैंने कंसीडर करी। अब आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यही पढ़े थे ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भी वही होगा। क्या करेंगे हम, वो प्लेन मिरर के लिए था, ये स्फेरिकल मिरर के लिए है, लेकिन स्फेरिकल मिरर का भी थोड़ा सा पार्ट अगर हम कंसीडर करें, ये पार्ट इतना सा, तो ये तो प्लेन मिरर है, ये तो सीधा ही है ना। मैंने आपको सर्कुलर मोशन में ही बताया था कि कोई भी सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, इनफाइनाइटली स्मॉल प्लेन लाइन से मिलके, स्ट्रेट लाइन से मिलके एक सर्कल बनाया। तो ये भी एक सर्कल है, तो इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन्स होंगी। उस स्ट्रेट लाइन से जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर बनेगा। तो इस पे एक नॉर्मल आएगा। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बनाया अगर हम इसका, मान लीजिए ये नॉर्मल बनाया, तो ये नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमेशा सी पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सी से ही तो जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप पढ़े होंगे सर्कल में कि टेंजेंट और सी क्या है, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस जो है किसी भी सर्कल का, ये अगर सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, और इस पे अगर हम एक टेंजेंट डालते हैं और यहाँ पर सेंटर से हम एक लाइन खींचते हैं, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा। ये तो सर्कल का थ्योरम, ठीक है, आप सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो ये यहाँ पर है, मान लीजिए कि एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे से अगर हम नॉर्मल डालने की कोशिश करें, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस मिलता कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल है वो हमेशा सी पर आएगा। तो यहाँ का नॉर्मल अगर हम देखें, इस लाइन के लिए नॉर्मल जो होगा वो भी सी पर आएगा, इस रे के लिए नॉर्मल जो होगा वो भी सी पर आएगा, इस रे के लिए जो नॉर्मल होगा वो भी सी पर आएगा। ये सारे नॉर्मल आके सी पर मिलेंगे। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना एंगल यहाँ पर है हमारे पास, जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर निकालना होगा। तो अगर ये लाइन यहाँ पर इतना ही एंगल बनाना है हमें, तो हमें क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ पर आएगी कहीं फोकस पर। यहाँ से भी जब हम एंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो फोकस पर आएगी, यहाँ से भी जब हम एंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो फोकस पे आएगी, और ये वाली लाइन भी फोकस पर ही आएगी। ठीक है, क्या किया मैंने, पैरेलल लाइंस लेके आया, एरो हेड बना देता हूँ मैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये लाइन यहाँ से आई थी, लाइट रे यहाँ आ गई, ये लाइट रे यहाँ से आई थी, यहाँ आ गई, ये लाइट रे यहाँ से आई थी, यहाँ आ गई, और ये लाइट रे यहाँ से आई थी, यहाँ गई। ये सारी लाइट रेस आप यहाँ पर कितनी भी लाइट रे बना लीजिए, मैंने 4 लाइट रे बनाई हैं, आप 5 बना लीजिए, 10 बना लीजिए, जितनी भी लाइट रेस बनाएंगे वो सारी लाइट रेस क्या होंगी, एक जगह पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी, जिस जगह को हम फोकस बोलते हैं। फोकस क्यों बोला, क्योंकि ये सारी लाइट रे यहाँ पर फोकस हो रही थी। ठीक है ना, जैसे आपने वो देखा हो, सोलर कुकर देखा हो, सोलर कुकर में क्या होता है, एक ऐसे एंगल पर रखते हैं हम उस कुकर को जिससे कि सारी की सारी सोलर एनर्जी फोकस होकर हमारे खाने पर आए। हमारे जो खाने के डब्बे हमने रखे हुए हैं उसमें एक कांच लगा होता है, उसके ढक्कन में, अगर आपने कभी किताबों में देखा हो या रियल में देखा हो सोलर कुकर, उसमें क्या होता है, उसका जो ढक्कन होता है, उसका जो लिड होता है, उस लिड में लगा रहता है एक कांच। वो कांच होता है कॉनकेव मिरर। वो कॉनकेव मिरर क्या करता है, सारी की सारी सोलर एनर्जी को, सोलर हीट को, एनर्जी को तो नहीं, हीट को एक जगह पर उस बॉक्स पर फोकस कर देता है जिस बॉक्स में आपने खाना रखा हुआ होता है। शाम को जब आप देखते हैं तो आपको वो चावल पके हुए मिलते हैं, वो दाल पकी हुई मिलती हैं, तो वो क्या करता है, वो जो डब्बे रखे हुए होते हैं वो इस फोकस पे रखे जाते हैं। इस तरीके से उसको सेट किया जाता है कि वो सारा जो जिसका फोकस है वो उस जगह पर पड़े जहां हमें चाहिए। आपने अपनी गाड़ी के हेडलैम्प भी देखे होंगे। गाड़ी के हेडलैम्प क्या होते हैं, जो कार है या मोटरसाइकिल है, मान लीजिए बल्ब लगाया यहाँ पर, अगर मैंने बल्ब लगाया यहाँ पर, मान लीजिए बल्ब है, तो इस बल्ब की रोशनी तो सब जगह जाएगी, यहाँ भी 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 जाएगी। अगर हमने गाड़ी में ऐसे ही बल्ब लगा दिए होते तो क्या होता, हमारे
यहाँ पर मान लीजिए आगे रोड है तो रोड पे तो आधी ही रोशनी जा रही होती, इतनी ये रोशनी तो फालतू वेस्ट हो रही होती, पीछे जाती, आगे जाती, कहीं भी जाती, हमारे काम में तो आती नहीं। और हम इंजीनियर्स क्यों बनाए हैं हमने, ताकि हमारे काम को आसान बना सकें और हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट ना हो। ये एनर्जी तो वेस्ट हो रही थी, इतनी एनर्जी यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो इनने क्या किया, इंजीनियर्स ने क्या किया, दिमाग लगाया और इसके पीछे एक कॉनकेव मिरर लगा दिया। इसके पीछे जब हम कॉनकेव मिरर लगा देंगे, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर लगा दिया मान ली, ठीक है। अब ये लाइट रे जो यहाँ पर जाएगी वो क्या होगी, फोकस हो जाएगी यहाँ पर जो लाइट रे जाएगी वो फोकस हो जाएगी यहाँ पर जो लाइट रे जाएगी वो फोकस हो जाएगी यहाँ पर जो लाइट रे जाएगी वो भी फोकस हो जाएगी यहाँ पर। देखिए अच्छे से देखते हैं, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। कुछ लाइट रे तो ऐसी जा ही रही थी इसमें से, कुछ लाइट रे पीछे भी आ रही थी, बल्ब है ना कहीं भी जाएगा, यहाँ भी जा रही थी, बड़ा सा बना दिया, ठीक है। नीचे नहीं जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी। तो ये जो लाइट रे पीछे आ रही थी उन सब लाइट रेज को इसने फोकस कर दिया एक जगह पर। यहाँ पर मान लीजिए फोकस कर दिया, यहाँ फोकस कर दिया, यहाँ फोकस कर दिया, यहाँ फोकस कर दिया, सब लाइट रेज को एक जगह पर फोकस कर दिया। तो अब पीछे की डायरेक्शन में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही थी, हमारी एनर्जी पूरी की पूरी आगे जा रही थी। तो इसीलिए आप जो गाड़ी के हेडलैम्प देखेंगे उनमें पीछे एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। सारे के सारे जितने भी हेडलैम्प्स हैं, किसी भी गाड़ी के देख लीजिए, स्कूटर के देख लीजिए, कार के देख लीजिए, मोटरसाइकिल के देख लीजिए, वो सारे के सारे हेडलैम्प्स कॉनकेव होते हैं पीछे की साइड, ताकि वो अपनी रोशनी को या बल्ब की रोशनी को आगे फेंक सकें। तो आपने फोकस देखा, फोकस क्या है, यहां देखते हैं, ये था एक हमारे पास कॉनकेव लेंस। हमने देखा कि अगर पैरेलल से, हमने पहले भी रूल पढ़ा हुआ है कि अगर पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो इंसिडेंस होने के बाद कहां पर आएगी, फोकस पर मिलेगी। सारी लाइट रेज जितनी भी पैरेलल आती हैं वो फोकस पर मिलती है, इसीलिए इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। मात्र यही कारण है कि इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी लाइट रेज फोकस होती है, ठीक है, जो कि पैरेलल आ रही होती हैं। मोस्टली लाइट रे पैरेलल ही आएंगी। क्यों होती है फोकस में, वो भी मैंने आपको बता दिया। एंगल आई एंगल आर के बराबर करना था मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर सी पे आएगा। परपेंडिकुलर सी पे क्यों आया वो भी आपको बता दिया है अच्छे से। अगर हम यहाँ पर सर्कल की बात करें तो यहाँ पर एक टेंजेंट होगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ। एंगल आई एंगल आर के बराबर करना था, तो मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया जो कि एंगल आई था। उतने ही बराबर का अगर आर का एंगल बनाएंगे तो वो सारी लाइट रेज फोकस पर फोकस करेंगी, ठीक है, फोकस पर मीट करेंगे। अब देख लेते हैं आगे। सेकंड लॉ जो लॉ पढ़ा था हमने, सेकंड लॉ क्या था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड लॉ हमारा था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल लाइंस कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये तो हो गया। लाइंस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर पैरेलल, ठीक है, दो लॉ हो गया। तीसरा लॉ क्या है हमारा, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाएगी। देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और इसमें से लाइट रे निकल रही है। इसके हेड में से हम एक लाइट रे निकालें जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो, यहां पर टकराएगी आके। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, ठीक है, और यहां पर लेंस पे आके टकरा गई। इस तरीके से आई है लाइट रे। अब देखिए क्या होगा, कंसीडर कर लीजिए फिर से यहां पर एक प्लेन मिरर, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर से भाई ये रूल तो एक ही है, एंगल आई को एंगल आर के बराबर करना है। अब आपको बताया था मैंने कि अगर एक सर्कल है और सर्कल पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, और टेंजेंट से अगर कोई हम पॉइंट को मिलाते हैं और वो लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर से निकलती है, सर्कल के सेंटर से निकलने वाली लाइन से अगर हम टेंजेंट को मिला देते हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल है
इंसिडेंस एंगल कितना है इसके लिए, अगर हम बात करें इसके लिए, तो इसके लिए एंगल आई कितना है। अगर हम एक नॉर्मल बनाएं, प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंस कर रही है जो कि एकदम परपेंडिकुलर है, एकदम परपेंडिकुलर नॉर्मल की ही डायरेक्शन में। और अगर हम एक नॉर्मल भी बनाएंगे तो वो नॉर्मल भी यहाँ बनेगा, यही नॉर्मल की डायरेक्शन है, यही इंसिडेंस की डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल से एंगल नापते हैं, एंगल आई क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एंगल कितना है, 0। तो फिर एंगल आई आर की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0। तो फिर लाइट रे क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई और एंगल आर बराबर करना है, एंगल आई की वैल्यू 0 है तो एंगल आर भी 0 होना चाहिए, तो लाइट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो यही सेम केस यहाँ पर, अगर लाइट रे सी से निकल रही है तो यहाँ पर ये 0 एंगल बना रही है, एंगल आई इसके लिए 0 है, एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। तो उसी सेम डायरेक्शन को ट्रेस करते हुए वो वापस चली जाएगी। समझ रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा होगा क्या होता है, क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पर इसको एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर करनी होती है। एंगल आई जिसकी वैल्यू सी के लिए 0, ठीक है, सी से पास हुई कोई भी लाइट रे तो वो सी पे ही लौट जाएगी। इसका कारण क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आप कहेंगे बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइन कमिंग फ्रॉम सी इज 0, so the angle of reflection must also be 0. That's why the light traces back its path after reflection when it is coming from C. ठीक है, ये समझ में आया। चौथा लॉ तो वही है, दूसरे या तीसरे लॉ का, हमारा जो दूसरे लॉ का वाइस वर्सा। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये टर्म मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि ये होते क्या हैं और कहाँ पर होते हैं। एक लॉ हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से निकल जाती है, ठीक है। इसी का उल्टा लॉ अगर हम पढ़ें तो वो ये होता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से निकल रही है, ठीक है, कोई लाइट रे अगर फोकस से आ रही, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये लाइट रे फोकस से निकल रही है, तो ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी, वो भी एंगल आई एंगल आर के बराबर करने के लिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पैरेलल लाइन अगर आएगी तो फोकस से निकलेगी, क्यों निकलेगी बताया आपको। उसी का सेम अपोजिट है, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल निकलेगी, ठीक है। रूल्स पढ़ लिया आपने, समझ लिए। हमें किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए आगे जाके 2 रेस की जरूरत पड़ने वाली है और हमें पता है कि वो 2 रे कौन से होने वाली हैं। एक तो फोकस से निकलेगी, पैरेलल हो जाएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी, ठीक है। जितने भी रे डायग्राम बनेंगे आपकी 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, वो सारे रे डायग्राम्स 2 लाइन से ही मिलके बनेंगे, ठीक है। तो 2 लाइनों के लिए हमने समझ लिया है कि करना क्या है। अब देख लेते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनने हैं। तो हम रे डायग्राम सबसे पहले देखेंगे हमारे प्यारे प्यारे कॉनकेव मिरर्स के लिए। कॉनकेव मिरर्स में 6 पोजीशंस होती हैं। कितनी पोजीशन होती है, टोटल 6 पोजीशन होती हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे अभी 10th क्लास के लेवल पर 6 पोजीशंस पढ़ेंगे। पहली तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा होगा, ठीक है, बहुत दूर रख दिया। धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे हम। दूसरी पोजीशन जब बनेगी वो ऑब्जेक्ट रखा होगा हमारा बियॉन्ड सी के पीछे रखा होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तीसरी जो पोजीशन बनेगी हमारी वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा हमारा सी पर। चौथी जो पोजीशन बनेगी वो होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, अब कहाँ आएगा, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी पे आया, सी के पीछे आया, फिर सी पे आया, अब सी के आगे आएगा तो कहाँ आएगा, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवी जो पोजीशन बनेगी वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा एफ पर। और छठवीं जो पोजीशन बनेगी हमारी वो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाना चाहिए, अब आप सब समझ ही गए होंगे कहाँ आएगा, एफ और पी के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ये 6 कंडीशन बनेगी हमारी, ठीक है। टोटल 6 पोजीशंस के बारे में हमको रे डायग्राम पढ़ने हैं। टोटल 6 पोजीशन बनेंगी, ठीक है। इनमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर, ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। इसको आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा।
बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, फिर आगे जाके भूल जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें 2 रे का यूज करके ये सारे रे डायग्राम्स को बनाना है। आपको प्रिंसिपल एक्सिस पता होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए, फोकस और पोल, ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। और रे डायग्राम में तो 2 ही रे यूज होनी है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, एक फोकस से निकलेगी। देखिए अभी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। पहला ऑब्जेक्ट हमें इन्फिनिटी पे रखना है, दूसरा फिर हमें ऑब्जेक्ट को ले जाके सी पे रखना है, तीसरा हमें ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखना है, तीसरे में हमें ऑब्जेक्ट को सी पे रखना है, चौथे में ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखना है, पांचवें में ऑब्जेक्ट को एफ पे ले आना है, और फिर छठवें में ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी पे ले आना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप घर पे स्केल से नाप के बनाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में एफ को बनाएं। अगर ये 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो फोकस और पोल के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ही लें, तभी सही आपकी जो इमेज है उसकी पोजीशन आएगी, उसके सही नेचर आएंगे, नहीं तो आपकी जो पोजीशन है वो इधर उधर हो जाएगी थोड़ी सी। अब देखिए पहले हमने क्या कंसीडर किया कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा जिससे कि पैरेलल रेज आएंगी। इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट है उससे पैरेलल रेज आती हैं, सन से हमेशा पैरेलल रे आएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रेज होती हैं, तो हमें क्या होता है, जो हमारे पास आती हैं उनको हम पैरेलल कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दूसरे में हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखना है, सी के पीछे रखा हुआ है, तीसरे में हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखना है, सी पे रखा है, चौथे में हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखना है, पांचवें हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखना है, और छठवें में हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखना है। आप ऑब्जेक्ट की पोजीशंस देखिए, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से आपको पोजीशंस याद रखनी है। पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, दूसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट सी के पीछे, तीसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट सी पर, फिर सी के आगे, फिर एफ पर, फिर एफ के आगे, ठीक है। ये 6 पोजीशन याद रखनी है। चलिए पहली पोजीशन देख लेते हैं। ये जबकि ऑब्जेक्ट हमारा, ये मैंने इमेज पहले से बना के रखी है आपके लिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, मैंने बताया जब इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या होगी, लाइट रेज पैरेलल आएंगी, लाइट रे पैरेलल आई, लाइट रेज पैरेलल आई, लाइट रे पैरेलल आई, ठीक है। लाइट रे पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो कहां पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा था, और हमें जो इमेज मिली वो यहां पर मिली। इमेज क्या होती है, इमेज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। इमेज क्या होती है, मान लीजिए हमारा मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट में से 2 लाइनें निकालनी है हमको। देखिए वो 2 लाइनें कैसे निकलेंगी। एक तो लाइट रे पैरेलल आएगी जो कि फोकस से निकल जाएगी, यहाँ पर मैं फोकस बनाऊंगा, और एक लाइट रे फोकस से जाएगी जो कि कैसी हो जाएगी, बाद में जाके पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की। अब ये दोनों लाइनें जहां पर मीट करती हैं, ये दोनों लाइनें कहाँ मीट करी, यहाँ पर। तो ये ली कहाँ से थी, हमने एरो हेड से। तो फिर हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहीं पर बनेगी, और जो कि उल्टी बनेगी, इस तरीके से ये बनेगी, क्योंकि हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया था। इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ पर बनी, ये पॉइंट कंसीडर किया था हमने, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर बनी। तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। मतलब क्या है कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज, जो रे रिफ्लेक्ट हुई हैं मिरर से, वो रेज जहाँ पर मीट करती हैं वहाँ पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है। इमेज समझ में आया क्या होती है। वर्चुअल और रियल के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए। इमेज कहाँ बनी, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें, इतना ऐसे बात याद रखनी है। इमेज वहां बनेगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं। अब देखिए ये आपके पास पैरेलल आ रही थी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था हमारे पास, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, बहुत बड़ा, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट था।
इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज आई, और पैरेलल लाइट रेज आती हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं फोकस पर। वो आके फोकस पर मिल गई और जहाँ मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी। मैंने बताया आपको रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट करती हैं वहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और इमेज क्या बनी, बहुत छोटी बनी। ठीक है, कहाँ बनी, रियल इमेज क्या होती है, जो मिरर के इसी साइड, जहाँ जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड अगर मिरर के उसी साइड इमेज बन जाए तो वो होती है रियल इमेज, और अगर मिरर के अपोजिट साइड इमेज बने तो उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस इमेज की खासियत देखिए, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, ये तो एक पॉइंट फिगर की हो गई। तो इमेज डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल है क्योंकि उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था, इसी साइड ऑब्जेक्ट है, इसी साइड इमेज बन रही है, उसी साइड बनी है तो वो रियल इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है और इरेक्ट इमेज है। अगर आप इसको बहुत सही से देखें तो ये उसी ऐसा ही एरोहेड, ये एरोहेड था, ये एरोहेड यहाँ पर आया और ये एरोहेड यहाँ पर आया, ये डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड, और ये कैसी है, रियल है। और इरेक्ट भी आपके किसी किसी बुक में दिया होगा, किसी किसी बुक में इसको इरेक्ट नहीं भी मानते हैं, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए, डिमिनिश्ड है, रियल है और इरेक्ट है। ये किसकी क्वालिटीज हैं, इमेज की। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तब हमारी इमेज फोकस पर बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में आपके पास रे डायग्राम बना हुआ आएगा, या फिर बोलेंगे कि रे डायग्राम बनाइए इसका, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज आपकी जो है कहाँ बनेगी वो पूछेंगे, तो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी। ये आपको लिख के आना है, इमेज की क्वालिटीज लिखनी है, डिमिनिश्ड, रियल, इरेक्ट, और इमेज कहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी। पहला केस हो गया, इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कोई भी रटने वाली जैसी चीज नहीं थी, मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे थोड़े से पास आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर बैठ जाएगा, लेकिन सी के पीछे। तो हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, लेकिन इसका मतलब इन्फिनिटी पर तो नहीं है। इससे हमें दो लाइट रे निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि दो लाइट रे कौन सी होने वाली हैं, एक तो पैरेलल आएगी, फोकस से निकलेगी, एक सी टू सी। ठीक है, पैरेलल आई, लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से निकली, लाइट रे सी से गई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर सी पर वापस। ठीक है, तो ये दोनों लाइट रेज मिली कहाँ पर, ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर मिली, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको ये मीट करती हुई दिख रही हैं, और जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बनती है इमेज। तो ये इमेज बनी। अब हमने एरो हेड लिया था और एरो हेड की इमेज यहाँ बनी, इसका मतलब कि ये जो इमेज है वो उल्टी बनने वाली है। इमेज उल्टी बनी भी है, देख लीजिए आप, एरो हेड उल्टा हो गया है। आपने स्पून में देखें, अगर आप स्पून को, अपनी जो चम्मच है उसको बहुत पास में रखें और फिर दूर लेते जाएं तो आपको जो है आपकी जो शक्ल है वो उल्टी दिखाई देगी। किसी किसी मिरर में आपने देखा हो, कभी लेंस में भी आपने देखा हो। क्यों होता है ऐसा, इसी वजह से जो हमारी इमेज है वो उल्टी बनती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, image is formed between F and C। इमेज कहाँ बनी, F एंड C के बीच में। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तब इमेज बन रही थी F पर, ऑब्जेक्ट C पर आया, इमेज कहाँ बनी, F और C के बीच में। आप देखते जाएंगे, मैंने आपको दिखाया था कि ऑब्जेक्ट हम आगे को ला रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम जैसे जैसे आगे को लाएंगे हमारी इमेज पीछे पीछे शिफ्ट होती चली जाएगी। देखिएगा आप, आगे जाके हम इसको भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल से ट्रिक हैं जिससे हम ये रे डायग्राम्स बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर था, सी के पीछे था, तो हमारी इमेज एफ और सी के बीच में बनी। इमेज कैसी बनी, रियल बनी।
रियल बनी ना। रियल का मतलब क्या होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज, ठीक है। रियल बनी, वर्चुअल तो बनी नहीं है। डिमिनिश्ड बनी, छोटी है, देख सकते हैं आप, हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था, इसकी साइज छोटी है, तो डिमिनिश्ड है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है, दिख रही है आपको, उल्टी बनी हुई है। जहां पर हमने ए लिया था वो ए डैश की पोजीशन नीचे आ गई, बी और बी डैश की पोजीशन ये है, तो हमारी जो इमेज है वो उल्टी बनी है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे तो हमारी जो इमेज है कॉनकेव मिरर से वो उल्टी इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या होता है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ है तो हमारी इमेज एफ और सी के बीच में बनेगी। इमेज की आपसे क्वालिटीज पूछ लेते हैं, इमेज का नेचर पूछ लेते हैं, तो इमेज इज रियल इन नेचर, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी पोजीशन की तरफ। तीसरी पोजीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और आगे आ गया। ऑब्जेक्ट तो चलता जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, वो तो आगे जाता जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, अब सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस हो गया। ये सबसे सिंपल पोजीशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, ठीक है। इतनी बातें याद आई। तीन चीजें याद रखना है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। उल्टी का मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सी पर, हमने एक लाइट रे ड्रॉइंग की, एक रे इसमें से निकाली, लाइट रे, जो कि इंसिडेंस हुई हमारे कॉनकेव मिरर पर, डी पॉइंट पर। इंसिडेंस होने के बाद हमें पता है कि जो लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से निकलेगी, फोकस पे से निकल गई। अब हमने एक लाइट रे फोकस पे से ही निकाल दी, ये लाइट रे आ रही थी, और जो फोकस पे से निकलेगी वो मुझे पता है कि क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आपको ही पता है ना, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से निकलेगी, जो फोकस से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। मैं बार बार अपनी बातों को दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये सब याद हो जाए, आपके दिमाग में ये भर जाए। तो लाइट रे अगर पैरेलल है तो फोकस से निकलेगी, फोकस से आई है तो पैरेलल निकलेगी। क्यों होता है ये, वो मैं बता चुका हूं आपको। अब जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहां पर बनती है इमेज। तो ये कहां पर मीट करी, जस्ट सी के नीचे, और ये एरो हेड की पोजीशन नीचे हो गई, ए की पोजीशन ए डैश पे आ गई। तो हमारा क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट is at C, image is also at C। जब हमारा ऑब्जेक्ट C पर है तो इमेज भी C पर है, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। कैसा है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि ये उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो है, दिख रहा है, उल्टा है, और सेम साइज की है, ठीक है। कैसी है, सेम साइज की है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर बनेगी। इमेज का नेचर अगर पूछा जाए तो वो होता है रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट आगे वाला पोजीशन देख लेते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आएगा, सी एंड एफ के बीच में। देख लीजिए, इसको मैं बना लेता हूं। मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस में 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं हमको। एक तो पोल हो गया, एक फोकस हो गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, अब हमको कहाँ रखना है, सी एंड एफ के बीच में। तो हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ से, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है। हमको करना क्या है, हमको वही करना है, हमें तो पता है, हमें ज़्यादा कुछ तो पता है नहीं, सिर्फ 2 लाइनें पता हैं, तो 2 लाइनें कंसीडर कर लेते हैं। एक लाइट रे अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी, ठीक है।
और एक लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस जाएगी। इस तरीके का डायग्राम बनेगा आपका। तो इमेज कहाँ बन गई? इमेज आप लोग देख सकते हैं कहाँ बनी ये इमेज। ये इमेज बनी सी के पीछे, यहाँ कहीं पर ये इमेज बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी। ठीक है, क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है सी एंड एफ के बीच में, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट आगे आ रहा था, पहले सी पे था, अब सी एंड एफ के बीच में आएगा, तो कहीं भी ले लीजिए। एक पैरेलल रे इंसिडेंस होने के बाद फोकस से निकलेगी, और एक लाइट रे अगर इंसिडेंस हो रही है सी पर तो वापस लौट के वो जाएगी सी पर। ये दोनों लाइट रे कहाँ मीट करी? इस पॉइंट पर, सी के पीछे। पहले कहाँ मिली थी? सबसे पहले कहाँ मिली थी? सबसे पहले फोकस पे मिली, फिर फोकस और सी के बीच में मिली, फिर सी पर मिली, अब सी के पीछे मिली। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपकी इमेज पीछे आती जाएगी। देखिएगा आप, लास्ट में हम सारे केसेस को कंसीडर करेंगे एक साथ। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इमेज वैसे वैसे पीछे आएगी, और उसकी साइज जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। पहली हमें जो मिली थी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मिला था, दूसरी हमें थोड़ी सी बड़ी मिली, मतलब थी तो ऑब्जेक्ट से छोटी, फिर और बड़ी मिली, फिर और बड़ी मिली। ठीक है, सेम साइज की मिली, फिर बड़ी मिली। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ मिलेगी? इमेज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के पीछे मिलेगी। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड था तो इमेज सी एंड एफ के बीच में मिल रही थी। उल्टे चलते हैं ये सारे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो इमेज यहां मिल रही थी, अब जब ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज यहां मिलेगी। बहुत ही सिंपल है। और इमेज की क्वालिटीज क्या है? इमेज रियल है, ठीक है, इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ कैसी है? मैग्नीफाइड है। पहले दो केसेस में हमने डिमिनिश्ड देखा, तीसरे केस में हमने सेम साइज की देखी, चौथे केस में मैग्नीफाइड हो गई, बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट तो छोटा था, इमेज बड़ी हो गई। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको काम में आएगा एग्जाम में, और याद भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज सी के पीछे बनेगी, इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट और आगे चला थोड़ा सा, पहले सी और एफ के बीच में था ना, अब एफ पे आ गया, फोकस पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। एफ पर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, आपको पता है आपको तो सिर्फ दो लाइनें कंसीडर करनी है, आपको और से ज्यादा आता ही नहीं है कुछ। ठीक है, दो लाइनें कंसीडर करी, एक तो पैरेलल गई तो फोकस पे निकल गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस। ठीक है, इतना सा किया। इन दोनों को करने से हुआ क्या कि आपकी जो लाइट रे थी वो ना तो पीछे कहीं मिली, वो ना पीछे मिलेगी, और ना ही वो आगे मिलेगी कहीं पर। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोनों लाइट रेज जो है वो पैरेलल आ गई। ये लाइट रे इस लाइट रे के पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती। ठीक है, इन्फिनिटी में मिलती है, लेकिन पता है ना आपको, पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती, लेकिन इन्फिनिटी में मिलती है। इन्फिनिटी का मतलब पता है? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब तो है, लेकिन वो चीज़ जो हमें नहीं पता उसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं। तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ मिलेगी, लेकिन मिलेगी, क्योंकि लाइट रे है, मिलेगी तो ही। तो ये कहाँ मिलेगी ये नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पर मिलेगी। ये इन्फिनिटी पर है, यहाँ भी ये इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी क्वालिटीज। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब हमने एफ पर रखा, ऑब्जेक्ट एट एफ, तो इमेज कहाँ मिली? इमेज एट इन्फिनिटी। आपको ध्यान होगा हमने जो पहला केस पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज एफ पर मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पर। अब हमने क्या किया, हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस पर रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी? सीधी सी बात है, उल्टा चलता है ये पूरा का पूरा। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनेगी। उल्टा है, सीधा उल्टा है। ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इन्फिनिटी पर,
इमेज की क्वालिटीज कैसी बनेंगी, इमेज कैसी थी, जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था वो ऑब्जेक्ट कैसा था, बहुत बड़ा था, उसकी इमेज छोटी बनी थी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल होगी। क्यों है रियल, क्योंकि सेम साइड बन रही है ना, इसी साइड ऑब्जेक्ट रखा है, इसी साइड इमेज बन रही है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। मैग्नीफाइड या फिर आप कहें हाईली मैग्नीफाइड बन सकती है, लेकिन आप मैग्नीफाइड लिख के ना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब एफ पर है, इमेज इन्फिनिटी पर, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगी, कहीं दूर जाके बनेगी। इमेज की क्वालिटीज क्या होंगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। किसी किसी बुक में हाईली मैग्नीफाइड भी लिखा जाता है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, जो कि हमारा आखिरी केस होने वाला है कॉनकेव मिरर के लिए। आखिरी केस में क्या देखा हमने, हमारा ऑब्जेक्ट और आगे आया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट खिसक के आया एफ और पोल के बीच में। यहाँ पर पोल है, पता है आप सभी को, ये पोल है, एफ और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट आने से हुआ क्या, इसमें से दो लाइट रे, हमें तो दो ही लाइट रे पता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आए तो फोकस से निकलती है, और अगर वो सी पर जाए तो सी से ही निकलती है। दो लाइट रे पता है, दो ही लाइट रे को लेके हमने 6 डायग्राम बनाए हुए यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, सी पर आई, सी पर। तो ये लाइट रे को अगर हम कितना भी प्रोड्यूस बैक कर लें, ये लाइट रे को हम यहाँ पर प्रोड्यूस बैक करें, इसको यहाँ पर प्रोड्यूस बैक करें, तो ये बढ़ती ही चली जाएंगी, ये कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, और इमेज तो हमें मिलती ही है। हम जब शीशे में किसी चीज को देखते हैं तो उसकी इमेज तो मिलेगी ही ना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि हमें इमेज दिखे ही ना, इमेज तो दिखेगी। फोकस के केस में ऐसा होगा कि हमें नहीं दिखेगी, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कहीं पर मिलेगी। इसी तरीके से कि हम इसको देख लेते हैं, ये अगर हम इस साइड प्रोड्यूस बैक करते हैं तो कहीं नहीं मिलती, और अगर हम इसको इस साइड प्रोड्यूस बैक करते हैं तो ये दोनों इस पॉइंट पर आके मीट करती हैं। ठीक है, हमने इसको प्रोड्यूस बैक कर दिया इनसाइड द मिरर। ठीक है, मिरर के अंदर गई, इस पॉइंट पर मिली, तो ये इमेज जो बनी वो वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल इमेज क्या होती है पता है ना आपको, जो मिरर के अपोजिट साइड बने, मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बने, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बन गई, वर्चुअल बन गई। वर्चुअल का मतलब जो है नहीं, हो नहीं सकती ये इमेज। कैसे हो सकती है, मिरर तो इतना ही सा है और मिरर के इतने ज्यादा अंदर दिख रही है आपको। आपने प्लेन मिरर वाले चैप्टर में मेरा लेक्चर अगर सुना होगा तो आपको याद होगा कि वर्चुअल और इमेज और रियल इमेज में क्या अंतर है, वही अंतर यहाँ पर है। ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, ये मिलती नहीं, ये होती नहीं। तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल मिली। अब इसकी अगर क्वालिटी देख लें तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and P। Image is इमेज इज बियॉन्ड मिरर। इमेज जो मिलेगी वो बियॉन्ड मिरर मिलेगी। यहाँ पर भी अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी फोकस होता है, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो लेकिन वर्चुअल होते हैं, ये रियल होते हैं। दो फोकस होते हैं, दो पोल होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, उन पर बात नहीं करनी है। ऑब्जेक्ट अगर हमने एफ और पी के बीच में रखा है तो इमेज जो हमें मिलेगी वो बियॉन्ड मिरर मिलेगी, मिरर के पीछे मिलेगी। ठीक है, इस साइड मिलेगी और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। हाईली मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, ये वर्चुअल है, इरेक्ट है। हमने अभी जितनी भी पोजीशंस देखी हमारे कॉनकेव मिरर में, उनमें सारी इमेजेस हमको कैसे मिली, उल्टी मिली, मतलब कि इन्वर्टेड मिली। लेकिन एक केस हमने अभी देखा जिसमें हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है, वो इरेक्ट है, वो इन्वर्टेड नहीं है, वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। ये वाला जो केस है वो सबसे अपोजिट है। इसमें सीधा मिलता है इमेज, वर्चुअल मिलता है इमेज और हाईली मैग्नीफाइड मिलता है इमेज। ठीक है, जितने भी केस देखे थे उन सारे में इमेज इस साइड बन रही थी। ये पहला ऐसा केस है जिसमें इमेज पीछे बनेगी मिरर के, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में रखा हुआ है
तो इमेज जो बनेगी हमारी वो मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, अब देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर की। पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था। इमेज कहाँ बनी, F पर बनी। कैसी बनी इमेज, इमेज का नेचर कैसा था, इमेज पॉइंट साइज की थी और रियल थी, और कह सकते हैं कि इरेक्ट भी थी। बाकी इसके कुछ सही प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि इरेक्ट थी। दूसरे केस में क्या हुआ, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके आए, बियॉन्ड सी के पीछे रखा, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F एंड C, और वो कैसी मिली, रियल थी, इन्वर्टेड थी और डिमिनिश्ड थी। तीसरा केस हम देखें, अगर तीसरे केस में आप बताएं कहाँ पर थी, बियॉन्ड सी थी, अब कहाँ आ गई, सेकंड केस में बियॉन्ड सी थी, अब आ जाएगी सी पर। सी पर जो आ जाएगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी, सी पर। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, फिर से इन्वर्टेड बनेगी, और बताइए कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, सेम साइज की, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम दिखेगी, जहां पर सी पर रखोगे तो सेम दिखेगी। चौथा केस क्या था, चौथे केस में इसको कहाँ रखना था, अभी हम सी पर लाए हैं, अब कहाँ लाएंगे, बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये कहाँ पर मिलेगी, अभी सी पर मिली, अब कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड C। कैसे मिलेगी, रियल मिलेगी, ऑफ कोर्स, इन्वर्टेड मिलेगी और थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, मतलब कि मैग्नीफाइड मिलेगी। पांचवा केस क्या हुआ, जब हमने इसको फोकस पे रख दिया, ठीक है, फोकस पे रखा तो कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी। कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी, और कैसी मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी, बड़ी मिलेगी। छठवा और आखिरी केस जो हमने अभी अभी देखा है, उसमें कहाँ रखेंगे हम इसको, बिटवीन फोकस एंड पोल। कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे मिलेगी। कैसे मिलेगी, वर्चुअल। जब बियॉन्ड द मिरर मिलेगी तो रियल तो मिल नहीं सकती है, वर्चुअल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इन्वर्टेड भी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। और कैसे मिलेगी हमको, हाईली मैग्नीफाइड मिलेगी। हाईली मैग्नीफाइड मिलेगी। तो देखिए इसमें आपको एक सिंपल सा रिलेशन दिख रहा होगा, जब इन्फिनिटी पे है तो F पर बनेगी, F पे है तो इन्फिनिटी पर बनेगी, बियॉन्ड C है तो बिटवीन F एंड C बनेगी, बिटवीन F एंड C है तो बियॉन्ड C मिलेगी, C पर है तो C पर मिलेगी, और अगर बिटवीन F एंड P है तो मिरर के ही पीछे मिलेगी। ठीक है, रिलेशन देखा आपने। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे मिलेगी, पॉइंट, रियल, इरेक्ट। C के पीछे है तो बिटवीन F एंड C मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड।
सी पर है तो सी पर ही मिलेगी रियल इन्वर्टेड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिटवीन एफ एंड सी है तो बियॉन्ड सी मिलेगी रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। एफ पर है तो इन्फिनिटी पर मिलेगी रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। और एफ और पी के बीच में है तो मिरर के भी पीछे मिलेगी वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये सारे केसेस हमने आज कॉनकेव मिरर के लिए देखे। आशा करता हूं आप सबको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए लाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।